सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। आज मैं बात करूंगा मुंबई की, महाराष्ट्र की और अंडरवर्ल्ड की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और शुरू से मतलब है कि पिछले लगभग 50-55 साल से वहाँ अंडरवर्ल्ड का कब्जा है। पिछले कुछ सालों में, जब से 2014 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई थी और उससे कुछ पहले वहाँ अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करना शुरू किया था, तो ये दाऊद इब्राहिम और ये जितने भी थे सब बाहर भाग गए थे या उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। और जब महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से फडणवीस प्रधान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इनकी जड़ पर प्रहार किया और लगभग से मैं कहूँ 100% तो नहीं, 90 या उससे ज्यादा परसेंट तक उन्होंने अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन 2019 के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की सरकार किसी भी कारण से नहीं बनी, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम हमारे आज के टॉपिक अंडरवर्ल्ड की ही बात करेंगे। उसके बाद कुछ महीनों की उठापटक राजनीतिक ड्रामे के बाद शिवसेना हिंदूवादी नेता उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार की और ये स्वयं शिवसेना इन तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और वहां दोबारा अब जो शिवसेना के छत्रम है शरद पवार, वो तो पहले से ही खुल्लम खुल्ला अंडरवर्ल्ड और इनके साथ रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई भी परेशानी नहीं है। उन्होंने अपने वोट के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए हमेशा अंडरवर्ल्ड का साथ दिया है। और मैं एक पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही तकियुद्दीन नाम के एक अंडरवर्ल्ड को शरद पवार ने केंद्र सरकार से सिफारिश करके पहली प्राइवेट एयरलाइंस जो है वो भारत में ऑपरेट हुई थी, जिसके जो चेयरमैन या सीईओ थे वो तकियुद्दीन थे और वो अंडरवर्ल्ड डॉन थे। और अब आप शरद पवार का इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस टाइप के नेता रहे हैं। वो अपने आप को हमेशा महाराष्ट्र का नेता बताते हैं, लेकिन आज तक पिछले 60 साल की राजनीति में वो अपने दम पर वहां कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे। वो 3 या 4 बार, अभी मैं एग्जैक्ट याद नहीं है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, हमेशा कांग्रेस या दूसरों के सपोर्ट से ही बने हैं। कभी भी वहां वो मुख्यमंत्री अपने दम पर नहीं रहे और कभी भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। तो वो तकियुद्दीन की जो है वो एयरलाइंस बंद हो गई थी और उसको जो है छोटा राजन ने मार दिया था बॉम्बे में और कहा था कि वो मुसलमान डॉन था और मैं 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसका बदला लेने के लिए मैंने उसको मारा है। अब उसके बाद उसकी एयरलाइन ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस को सहारा ने खरीद लिया, बाद में सहारा भी बंद हो गई। अब हम उस डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये रेफरेंस के लिए ज़रूरी था। जब से उद्धव ठाकरे की सरकार आई है तब से उन्होंने दोबारा खुश करने के लिए अपना इनको अंडरवर्ल्ड को लगभग उनसे हाथ मिला लिया था और उनको अपने धीरे धीरे पैर पसारने की दोबारा आज्ञा दे दी गई थी। इसका एक उदाहरण है ताज़ा तरीन कि जब मुकेश अंबानी, जो भारत के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन हैं, उनसे भी इन्होंने हफ्ता वसूली की डिमांड की थी। सचिन वाजे जो पुलिस इंस्पेक्टर था और
वो अपना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी उसको कहा जाता है। उसके थ्रू इन्होंने दोबारा अपना वसूली की कोशिश की थी। और आपको पता होगा कि बॉम्बे में शुरू से ही डांस बार का प्रचलन है। जहाँ रात को डांस बार होता है और वहाँ लड़कियां वगैरह डांस करती हैं, शराब परोसी जाती है, उनके पास बार के लाइसेंस होते हैं और वहाँ सब तरीके के लोग जाते हैं और डांस बार का कल्चर वहाँ बहुत हावी था। बाहर से भी जो लोग घूमने जाते थे उस माइंड के होते थे, वो डांस बार में जरूर जाते थे। 2005 में एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी। एनसीपी शरद पवार की पार्टी उसको सहयोग कर रही थी और वहां छगन भुजबल को हटा के, वो गृह मंत्री थे, उनका नाम जो है तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाले में आ गया था, उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। उसके बाद आर पाटिल को वहां का शरद पवार की पार्टी के कोटे से गृह मंत्री बनाया गया और उन्होंने 2005 में डांस बार पर पाबंदी लगा दी कि भाई इससे अनैतिकता फैलती है और जो है शोषण होता है लड़कियों का और ये समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है, इसलिए उन्होंने इस पे पाबंदी लगा दी। अब इस पाबंदी के खिलाफ क्या नाम से ये मैंने कुछ कागज हाथ में लिए हुए हैं, पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो थोड़ा सा गिर गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई गई, डांस बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य क्लब थे वहाँ होटल, वो सब मिलके वहाँ हाई कोर्ट में गए और इस डांस बार को बंद करने के खिलाफ उन्होंने याचिका लगाई, जिसको अप्रैल 2006 ने डांस बार पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसको हटा लिया गया विद सम रिस्ट्रिक्शंस कि डांस बार जो है वो 11:30 तक बंद हो जाएंगे। वैसे अपना सुप्रीम कोर्ट का पहले ही ऑर्डर है कि 10 बजे बाद कोई डीजे शोर शराबा और ये बार नहीं खुलेंगी, लेकिन यहाँ इस पाबंदी को हटाते हुए उसको 11:30 बजे तक कर दिया गया। अब ये डांस बार चलते रहे, इसमें अनैतिक कार्य होते रहे अपना। इस डांस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे तेज तर्रार मंजीत सिंह सेठी, उनका भी डांस बार था और गैंग वसूली ये सब होती रही। अब उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई तो उन्होंने दोबारा इस पे ऑर्डिनेंस के जरिए डांस बार पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी के खिलाफ फिर मंजीत सिंह सेठी और जो उनके सारे सदस्य थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में डांस बार एसोसिएशन की अपील पर डांस बार खोलने की इजाजत दे दी और कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियां लगा दी कि रात को जो डांस बार की लड़कियां हैं उनको घर तक छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी, शराब का एरिया और डांस का एरिया दूर होगा और पैसे नहीं उड़ाए जाएंगे, जैसे पैसे वहाँ उछालते हैं उड़ाते हैं उस टाइप से इन्होंने कुछ नाम मात्र की पाबंदियां लगाई, जिसका पालन हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय है। और लेकिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार इसके खिलाफ लड़ती रही और डांस बार एसोसिएशन को बंद करने की वो कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा वो सख्ती से पेश आते थे उस पे। तो देवेंद्र जो मंजीत सिंह सेठी हैं वो भी, उन्होंने भी तंग आकर अपना डांस बार बंद कर दिया और उसकी जगह फैमिली रेस्टोरेंट खोल दिया और भी जो उसके मेंबर्स थे सबने डांस बार धीरे धीरे बंद कर दिए और रेस्टोरेंट या दूसरे बिजनेस रियल एस्टेट वगैरह में चले गए। जो डांस बार की लड़कियां थी, कोई बैंकॉक चली गई, कोई दुबई चली गई, कोई फ्रूकेट में, वहाँ थाईलैंड नहीं है, वहाँ चली गई, अपना काम करने लग गए। लेकिन ये रेफरेंस देना इसलिए जरूरी था कि जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ये सबको मालूम है, उन्होंने टारगेट दिया कि
हमको हर महीने डांस बार एसोसिएशन से 100 करोड़ रुपए चाहिए। ये कोई मैं कोई खुलासा नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी कई साल से मीडिया में ये बात आ रही है। और 100 करोड़ रुपए चाहिए थे। अभी 100 करोड़ के बदले में दोबारा डांस बार फलीभूत हो गए, वो दोबारा उन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। और जब उन्होंने 100 करोड़ देने हैं और सरकार ने लेने हैं, तो रात को 11:30 की पाबंदी भी सिर्फ नाम की रह गई। कुछ तो यहाँ तक भी सबूत कहते हैं कि कुछ भ्रष्ट नेताओं के पुलिस वालों का पैसा भी डांस बार में लगा हुआ था, और उस डांस बार की आड़ में ही मटका और अनैतिक कार्य भी वहां शुरू हो गए थे। जो अब दोबारा फिर जब सचिन, ये एक नाथ शिंदे की सरकार, ये ज्वाइंट सरकार जो आई है, लेकिन ये भी सरकार कमजोर सी है और हमेशा अपना अस्तित्व बचाने के उसमें ही लगी रही है, तो वो इन बार एसोसिएशन वगैरह को पूरी तरीके से पाबंदी नहीं लगा पाई है। अब डांस बार एसोसिएशन दोबारा शुरू हो गई हैं और अपना, लेकिन अभी उनका कुछ भी नहीं हुआ है। 100 करोड़ जब चाहिए सरकार को, तो वो डांस बार पे कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। अभी आपने सुना होगा कुछ महीने पहले अंडरवर्ल्ड जो दोबारा सक्रिय हो गया है, बाबा सिद्दीकी, इसकी हत्या कर दी गई है। इसका भी बड़ा मीडिया में जोर शोर से उठाया गया और लॉरेंस बिश्नोई गुट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस की या किसी जांच एजेंसी की तरफ से कोई भी ऐसी रिपोर्ट या फाइंडिंग नहीं दी गई है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कोई इसके लिए मीडिया उछाल रहा है, जिम्मेदार ठहराया गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जब तक कोई अथेंटिक एजेंसी इसकी पुष्टि नहीं कर दे, हम उसको सच कैसे माने। लॉरेंस बिश्नोई को इससे कुछ हो नहीं रहा है, उसके गैंग की जो है वो ताकत ही बढ़ रही है, उसको बिना बात के प्रचार मिल रहा है। उसको कुछ छोटे मोटे अंडरवर्ल्ड नेताओं ने धमकी भी दी है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। जैसे एक मस्खरा बैठा है लंदन में, कमाल राशिद खान, उसका सिर्फ बैठ के काम ट्विटर पे, सारा दिन ट्विटर पे करना है। पहले वो धमकी दे रहा था, बाद में बिश्नोई को भाई भाई करने लग गया। ऐसे ही एक अप्पू खान था, उसने भी धमकी दी, लेकिन बाद में वो सब बैकफुट पे आ गए। अब मेरा ये कहना है कि अंडरवर्ल्ड की दोबारा मुंबई में वापसी हो गई है, दोबारा वहाँ गैंग वॉर शुरू हो गए हैं, मार कुटाई जो बिल्डर्स से शुरू हो गई है, बिल्डर से वसूली जो काफी हद तक कम हो गई थी, वो दोबारा वसूली शुरू हो गई है। अच्छा, इस बीच में मैं एक बात और कहूंगा, जब शिवसेना ने अपनी आइडियोलॉजी, उद्धव ठाकरे ने अपनी आइडियोलॉजी चेंज नहीं की थी, बाला साहब ठाकरे के टाइम पे एक भारतीय चित्रपट सेना, शिवसेना की एक विंग थी, जो अपना जो कलाकार थे फिल्म इंडस्ट्री में, खास तौर पे जूनियर कलाकार, उनके हितों की वो रक्षा करती थी। जैसे उनको समय पे छोड़ दिया जाए, उनके खाने की व्यवस्था हो, उनको पूरा पैसा दिया जाए। आपने देखा होगा फिल्मों में जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या डांस में 100 150 तो लड़के लड़कियां काम करते हैं, उनको जूनियर आर्टिस्ट कहा जाता है। उनकी एसोसिएशन थी और उन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड पर शिवसेना ने अपने नाम से लगाम कस रखी थी और वो हिंदू हितों की रक्षा करती थी, अंडरवर्ल्ड को हावी नहीं ज्यादा होने दे रही थी। और कोई भी शूटिंग जो है वो शिवसेना और इस भारतीय चित्रपट सेना की आज्ञा के बिना वहां नहीं हो सकती थी। इसके बावजूद भी अंडरवर्ल्ड का कब्जा था, लेकिन अगर आप सोचें, अगर वह भारतीय चित्रपट सेना शिवसेना की विंग नहीं होती तो कितना बुरा हाल होता। एक बॉम्बे में जगह है मड आइलैंड और मीरा रोड में एक नहर सी बहती है, तो वहां के लोग पहले, नहर तो अब तो बहुत गंदी हो गई है, मड आइलैंड, और यहाँ काफी फिल्मों की शूटिंग होती है। और वह हमारे शांति प्रिय समुदाय
के लोग ज्यादा रहते हैं। नाम तो मीरा रोड है लेकिन वह शांति प्रिय रोड, वहाँ ज्यादा रहते हैं। उसके पास में ही ये जो भी साधुओं की हत्या करी थी पालघर, उससे ज्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ किसी भी निर्माता निर्देशक को शूटिंग करनी होती थी तो वो पहले भारतीय चित्रपट सेना से आज्ञा लेता था, क्योंकि वो ही इन शरारती तत्वों को वहां जाके कंट्रोल करते थे और जो निर्माता निर्देशक थे अपनी वहां शूटिंग ठीक ठाक ढंग से शांति से कर सकते थे। अब शिवसेना की आइडियोलॉजी बदल गई है। मुंबई अंडरवर्ल्ड सारा तहस नहस हो गया था जो दोबारा शुरू हो गया है। इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण है कि सुशांत सिंह राजपूत, जो जिसने धोनी के पिक्चर में भी काम किया था, वो काफी पॉपुलर हुआ था, लेकिन इस अंडरवर्ल्ड को रास नहीं आया उसका उभरना, उसका ऊपर जाना। तो उसकी हत्या हो गई या आत्महत्या हो गई ये आज तक कोई भी साबित नहीं कर पाया है। उसकी एक दोस्त थी दिशा सालियान, उसने भी ऊपर की मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी, उसकी भी हत्या नहीं हुई है। लेकिन इसमें एक टर्निंग पॉइंट आ गया था उद्धव सरकार के टाइम। सुशांत सिंह राजपूत के पिता जो कहते थे कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ही अपनी गवाही बदल ली और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की हत्या नहीं, उसने आत्महत्या करी है और इसको कुछ लोगों ने उकसाया है कि वो आत्महत्या करे। तो केस को तो टर्न डाउन उन्होंने, उसके पिता ने ही किस दबाव में किया मैं नहीं जानता, लेकिन अंडरवर्ल्ड और उद्धव सरकार का ही दबाव होगा, ऐसा एक कॉमन सेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं। अब आप सोच लीजिए कि उद्धव ठाकरे ने कितना अंडरवर्ल्ड को पनपाया और सब करा। शिवसेना जो पहले कंट्रोल करती थी, बाला साहब ठाकरे की जो बहू थी स्मिता ठाकरे, वो भी मोशन पिक्चर एसोसिएशन की अध्यक्ष बन गई थी। उनका मोर और लेस पूरा फिल्म इंडस्ट्री में और कंट्रोल था और चेक एंड बैलेंस उन्होंने अंडरवर्ल्ड के साथ कर रखा था, उनको ज्यादा उन्होंने नहीं दे रहे थे। अब ये आज की डेट में कहने को तो सरकार पिछले 2.5 साल से शिवसेना और एकनाथ शिंदे की है, डबल इंजन सरकार नहीं है, 3 इंजन की सरकार है। और आप और हम सभी जानते हैं कि जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 आदमी नहीं होने चाहिए साथ, ऐसा हमारे पुराने लोग कहते थे। इसके पीछे कहाँ तक सच्चाई है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 3 इंजन की सरकार जो है उसने भी अंडरवर्ल्ड पे, जो बीजेपी की सरकार जब थी, जो उसने कंट्रोल किया था, वो अब कंट्रोल उनका लूज हो चुका है। अंडरवर्ल्ड की वसूलियां दोबारा शुरू हो गई है। कहने को तो उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे आज गृह मंत्री हैं, लेकिन अब वो अपनी सरकार बचाने, अपना अस्तित्व बचाने, गठबंधन चलाने में ही मसरूफ हैं, बिजी हैं। तो वो कैसे अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करेंगे। अच्छा, शिवसेना जिससे जो मुस्लिम गुट हैं जितने सारे हैं वो डरते थे, उसका ताज़ा तरीन उदाहरण है अभी जुलाई में इस संसद सत्र में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट प्रस्तुत किया गया। तो कांग्रेस और कुछ जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उन्होंने उसका विरोध किया, एनडीए ने उसका समर्थन किया। शिवसेना ने इसमें स्टैंड लिया कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ना इस साइड ना उस साइड। तो इसके विरोध में पहली बारी बाला साहब ठाकरे के मातोश्री, जो दादर में घर है कला नगर में, वहां हजारों मुसलमान इकट्ठे हो गए और शिवसेना बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारे लगाए कि हमने इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का होने के कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया और हमारी वजह से इनके 9 सांसद जीत के लोकसभा पहुंचे हैं। और अब ये जो है इस पे अपना स्टैंड क्लियर करे
वक्फ बिल पर। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कुछ बयान दिए और वक्फ बिल का जो बिल पेश किया जा रहा है उसका उन्होंने दबी जबान से विरोध किया। अब ये बिल जो है जेपीसी को रेफर कर दिया गया है, वहां सुनवाई चल रही है। उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये हमारा विषय नहीं है। हमारा आज का विषय जो मेरा इस है कि मुंबई में आप हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे के घर के बाहर मुसलमानों को प्रदर्शन करने की हिम्मत आ गई है। गैंग वॉर दोबारा शुरू हो गया है। उसका ताज़ा तरीन उदाहरण है बाबा सिद्दीकी की हत्या, जिसको बहुत उछाला जा रहा है, जिसकी हमने चर्चा अभी कर ली है। मैं दोबारा उसकी चर्चा नहीं करूँगा। आप सब स्वयं सोचें कि शुरू से ही जो मुंबई की पॉलिटिक्स है वो और गैंग वॉर और ये जो अंडरवर्ल्ड है ये पैरेलल चलते हैं। बीच में कुछ टाइम के लिए इसमें कुछ फर्क आया था, लेकिन अब अगली सरकार कैसी आती है क्या आती है वो कितना कंट्रोल कर पाती है ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आज की स्थिति बड़ी भयानक हो गई है और इससे बचने का उपाय क्या है ये तो भविष्य ही बताएगा। आप सबने मेरा ये वीडियो देखा, पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरा चैनल अभी नया है, जैसा कि मैं कहता हूँ, इसको आप देखें, सपोर्ट करें। थैंक यू।